हेलो नमस्कार गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो आप 8वीं क्लास के 5 से 7 वाली क्लास देख ली होगी, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 देखना आप। पहले बल, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल। पहले बल है अपकर्षण या अभिकर्षण, यानी अपकर्षण या अभिकर्षण। बल का यानी बल और दाब तो पार्ट का नाम है, और बल पहली हेडिंग है। किसी वस्तु को खींचना, किसी वस्तु को खींचना व धक्का देना। खींचना व धक्का देने को अपकर्षण या अभिकर्षण भी कहते हैं। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। फिर बल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संपर्क और असंपर्क। बल दो प्रकार का होता है। पहला संपर्क बल, दूसरा असंपर्क बल। फिर संपर्क में दो समतल सतहों के मध्य, यानी दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल क्या है? दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल, सतहों के मध्य लगने वाला बल। संपर्क बल होता है। उसी में संपर्क बल दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा? पेशीय बल, पेशीय। और दूसरा कौन सा होगा? घर्षण। उसी में असंपर्क बल, दो संपर्क सतहों के मध्य नहीं लगता है, वो क्या है? असंपर्क बल। दो संपर्क सतहों के मध्य नहीं लगने वाला बल। पहला कौन सा होगा? चुंबकीय बल, चुंबकीय। दूसरा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। और तीसरा कौन सा होता है? स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत बल। तो देखना किस प्रकार है। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देने या खींचना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? बल। यानी किसी वस्तु को लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण तथा खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। बल अनन्य क्रिया के कारण लगता है। फिर आगे देखना, या तो हम किसी भी एक एग्जांपल देंगे तो कार को धक्का देते हैं तो वह गतिमान अवस्था में आ जाती है। या फिर मान लो दो लड़के या लड़कियों को आपस में कुश्ती करना है, फिर या एक दूसरे को धकेलते हैं। या फिर हम किसी पशु या पक्षी को खींचते हैं, पशु को खींचते हैं तो इसमें भी खींचना पड़ता है। इसका मतलब कोई ना कोई बल लग रहा है। बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तु को अनन्य क्रिया में आना होगा या अनन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अनन्य क्रिया के कारण बल लगता है। अनन्य क्रिया के कारण ही बल लगता है। बलों की खोजबीन। अब बलों के बारे में जानकारी है। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगने वाला बल जुड़ जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में लगने वाला वही नेट बल। दो वस्तु का बल मान लो एक ही दिशा में लगता है तो वह बल जुड़ जाएगा, और अगर मान लो विपरीत दिशा में लगता है तो वह घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। ध्यान रखना। फिर उसके बाद यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। फिर आगे एक बल दूसरे बल से बड़ा छोटा बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है, परिमाण से। फिर आगे बात कर लेते हैं, बल लगने पर किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो कर सकते हैं। बल लगाकर बल के कारण परिणाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। बल लगाने पर वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। बल लगाने पर गतिशील वस्तु को रोक भी सकते हैं। और फिर क्या है? बल लगाने पर किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाया जा सकता है। पहला बल, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन। यानी बल लगा, कोई गतिमान गेंद है तो उसको हम पकड़कर उसकी गति की यानी गति को रोका जा सकता है या विराम अवस्था में लाया जा सकता है। आगे यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा किसी चाल बदलती जा सकती है। यदि लगाया गया बल दिशा में हो तो वस्तु की चाल बढ़ जाएगी और विपरीत दिशा में हो तो वस्तु की चाल घट जाएगी। फिर इसके बाद आगे, यदि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की
दिशा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। चाल में परिवर्तन और दिशा में परिवर्तन दोनों में होता है परिवर्तन, तो इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, कुछ कंडीशन ऐसी। अब है बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन किस प्रकार करता है। आटा गोंदना, यानी साइकिल की सीट में लगी कमानी का या गद्दी पर बैठने पर कमानी का सिकुड़ जाना। दूसरा क्या है, दो ईंटों पर कोई धातु की रोड रखकर उस पर कोई वजन रखते हैं तो वो बीच में से मुड़ जाती है। बल निम्न वस्तुओं में परिवर्तन कर सकता है। पहला, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। किसी वस्तु विराम अवस्था में या जब बल के कारण कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं, तो पहला है किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है। गतिशील वस्तु को या चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। और इसके बाद आता है वही संपर्क बल। मैंने पहले बताया दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, संपर्क बल। ये दो प्रकार का होता है, पेशी और घर्षण। पेशीय बल किसे कहते हैं, हमारी मांसपेशियों द्वारा लगने वाला बल, यानी हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है जो मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाला बल को पेशीय बल कहते हैं। फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा है घर्षण। तो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। गति की यानी दो वस्तु को आपस में एक दूसरे के विपरीत गति कराएं तो पहले वस्तु की गति दूसरी वस्तु की गति के सापेक्ष गति या विपरीत दिशा में होती है, तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या, घर्षण बल। इसी की वजह से घोड़ा गाड़ी सड़क पर चल सकती है और हम भी किसी फर्श पर चल सकते हैं, वरना घर्षण नहीं होता तो हम खड़े भी नहीं हो पाते। उसके आगे हम देखेंगे असंपर्क बल। असंपर्क बल जो कि सतहों के मध्य नहीं लगता है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। पहला है चुंबकीय बल। एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आए बगैर ही उसके ऊपर बल लगाती है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। यानी दोनों वस्तु एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं आए और बल लगाती है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। दो चुंबकों के समान दूरी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान दूरी आकर्षित करते हैं, या एक के चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करने का गुण को चुंबकीय या गुण है कि जिस बल के कारण होता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। फिर है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं, आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। इसीलिए स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। फिर है गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते तो वह पुनः पृथ्वी की ओर गिरती है। किसके कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। गुरुत्वाकर्षण द्वारा या गुरुत्व के द्वारा लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। वस्तु पृथ्वी की ओर इसीलिए गिरती है क्योंकि ये उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। ये एक आकर्षण बल है जो गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु को लगाया जाता है। किसी एकम पृष्ठ के प्रति एकम क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। ये तो था बल। अब इसी में आगे क्या पढ़ेंगे, बल तथा दाब पाठ का नाम है। तो दाब, प्रति एकम क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। बल बटा क्षेत्रफल, P बराबर F अपॉन A। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। अब इसके आगे द्रव तथा गैसों पर लगाया गया दाब। आपको बता दिया जाए, किसी भी पात्र में द्रव रखने पर द्रव हमेशा पात्र की दीवारों पर समान रूप से दाब डालता है और एक तल पर दाब डालता है। इसके लिए कुछ क्रियाकलाप है। एक बोतल के यानी तल से थोड़ी ऊंचाई पर एक आप छिद्र द्वारा नली जोड़ सकते हो और उस पर नली में क्या, गुब्बारा लगा देना है। तो जिस प्रकार बोतल में पानी भरते जाओगे तो गुब्बारे का आकार बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वस्तु की दीवारों पर दाब डालता है। एक आप किसी बेलनाकार नली लीजिए, नली के नीचे वाले सिरे या दोनों सिरों से खुली नली लेनी है। नीचे वाले सिरे पर क्या करना है, आपको एक गुब्बारा लगा देना है, नली में पानी भरते जाना है। अगर पानी का लेवल जिस प्रकार बढ़ेगा गुब्बारे का आकार भी उतना ही फूलेगा। इसका मतलब क्या है, इस क्रियाकलाप से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी पात्र में लिक्विड या द्रव या तरल भरा जाता है तो उसके वो पेंदे पर या पात्र की सतह पर दाब डालता है। फिर यह कि हम कैसे बता सकते हैं कि पात्र की दीवारों पर समान रूप से दाब डालता है। तो आपको एक बोतल लेनी है, बोतल के तल से समान ऊंचाई पर चारों दिशाओं में 4 छिद्र कर देना है बराबर आकार के, और जिस प्रकार समान रूप से बोतल को भरना है। तो आप देखोगे कि वो जिस प्रकार बोतल से पानी गिरेगा वो समान दूरी पर गिरेगा। अगर मान लो यहाँ पर छेद करते हो तो वो समान रूप से गिरेगा। तो समान दूरी पर गिरेगा तो हम क्या कह सकते हैं, पात्र की दीवारों पर समान रूप से दाब डालता है। उसके आगे बात कर लेते हैं किसकी, वायुमंडलीय दाब की।
तो वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी की सतह के चारों ओर वायु के आवरण की वायुमंडल कहते हैं। चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। कार के ब्रेक लगाने पर कार रुक जाएगी। कार को चालू करने पर इंजन के द्वारा बल लगाती है, जिसके कारण वह गतिशील हो जाती है। फिर आगे बल धक्का देने या खींचने को बल कह सकते हैं। बल दो वस्तुओं के बीच अनन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन, दोनों में होने वाले परिवर्तनों का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन। चाल में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन को अवस्था में परिवर्तन कहा जा सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल उसके साथ संपर्क में आने या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव तथा गैस बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। फिर आगे वाला पार्ट का नाम है घर्षण। समझ में आ रहा? पार्ट है 9, घर्षण। इतनी देर तो हम बल के प्रकारों में घर्षण पढ़ रहे थे। अब घर्षण को विस्तार से पढ़ते हैं। घर्षण कितने प्रकार का होता है, क्या क्या नाम है, क्या क्या परिभाषा है, क्या क्या काम है, जो भी है आप देख लेना। घर्षण के प्रकार या घर्षण दो सत्ताओं या दो संपर्क सत्ताओं के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध करने वाला, या उन दो संपर्क सत्ताओं के मध्य सापेक्षिक गति होती है तो उनके मध्य लगने वाला बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। घर्षण चैप्टर है 9। अब बहुत जल्दी 12th साइंस फिजिक्स की भी क्लास लेकर आ रहे। गतिशील वस्तु में उसके विपरीत दोनों सतहों के मध्य लगने वाले बल को क्या घर्षण बल कहते हैं। फिर हम विस्तार से आपको बता दें कि घर्षण 3 कंडीशन में लगता है। घर्षण क्या करता है? 3 कंडीशन में। एक तो होता है स्थैतिक घर्षण। कौन सा? स्थैतिक घर्षण। दूसरा होता है गतिक घर्षण। तीसरा होता है सर्पी घर्षण। लोटनिक घर्षण। लोटनिक या सर्पी दोनों बोल सकते हैं। लोटनिक घर्षण। तो इनके बारे में ये इतने 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। अब कोई वस्तु विराम अवस्था से स्टार्ट होती है तो उसमें कार्य करने वाला बल ये घर्षण कौन सा होगा? स्थैतिक घर्षण। अगर मान लो पहले से वस्तु गतिमान है और उसको अधिक गति में लाया जा सकता है, या अधिक गतिशील वस्तु को कम गति में लाया जाता है, तो उसके लिए कौन सा घर्षण बल काम में लिया जाता है? गतिक घर्षण। लोटनी घर्षण का मतलब किसी वस्तु को घसीटते हैं तो उनके मध्य जो भी लगता है उसे क्या कहता है? लोटनी घर्षण। या फिर मान लो पहियों वाले टायर वाले बेग को आपको घसीटना है तो उसमें सर्पी घर्षण। आगे बढ़ेंगे। घर्षण की परिभाषा आपने देख लिया। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। घर्षण किन किन कारकों की वजह से प्रभावित होता है? तो सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण लगेगा, उसके बाद सर्पी घर्षण लगेगा, फिर लोटनी घर्षण। गति घर्षण का दूसरा नाम है सर्पी घर्षण। आगे देखना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए लगाया जाने वाला बल है स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। यानी विराम अवस्था से किसी भी वस्तु को गतिशील लाने में जितना बल लगता है उससे अच्छा है पहले से गतिशील वस्तु को और गतिमान करना। फिर घर्षण हमारे लिए हानिकारक किस प्रकार है? यदि घर्षण नहीं हो तो आप पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते। अगर घर्षण नहीं हो तो आप श्यामपट्ट पर नहीं लिख सकते, चौक या पेन पेंसिल जो भी है। फिर चौक लिखने के बाद श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण न हो तो वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती है, न ही उन्हें रोका जा सकता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो ना तो आप स्टार्ट कर सकते हो गति, और ना ही किसी गतिशील वाहन को रोक सकते हो, और नई दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वे कभी नहीं रुकेगी यदि वे घर्षण नहीं हो तो। अगर आप दीवारों पर कील नहीं ठोक पाते, घर्षण नहीं होता तो क्या दीवारों पर कील भी नहीं ठोक पाते, अथवा धागे से गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भी भवन निर्माण नहीं हो सकता था। अगर आपने देखा होगा कि हम जब चलते हैं रोड पर कंटिन्यू तो हमारे जूतों के तले घिस जाते हैं, किसकी वजह से? घर्षण की वजह से। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है, चाहे पेच, बॉल पे बेरिंग तथा जूतों के सोल आदि।
घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अब आगे हैं कि वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अब है घर्षण कम करना या घर्षण को घटाना या बढ़ाना या घर्षण कम करने वाले पदार्थ। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ स्नेहलक कहलाते हैं। स्नेहक तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर घर्षण को कम कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसके प्रतिरोध को क्या यानी लोटनी घर्षण कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं तरल घर्षण पर किस प्रकार दाब। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। तरल हमेशा इसके गति करने वाली वस्तु के घर्षण बल लगाते हैं, या जब वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इससे आकृति विशिष्ट बना दी जाती है। आपने देखा होगा पक्षियों की आकृति के अनुकूल ही वैज्ञानिकों ने वायुयान की आकृति भी बनाई है। अब आगे घर्षण बल की दिशा पुस्तक की गति की दिशा के विपरीत होगी। अब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दोनों पृष्ठों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर भी निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर भी निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे के कितने बलपूर्वक दबाते हैं। स्थिति घर्षण तब कार्य करेगा या करना आरंभ करेगा जब किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति में या विराम अवस्था से गति में लाने का प्रयास करते हैं। सर्पी घर्षण तब कार्य करना प्रारंभ करेगा या करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति कर रही हो। सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण है। घर्षण किसी पृष्ठ को रुक्ष या खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली अथवा वाहनों के टायर घर्षण के कारण या घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण अवांछित होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनी घर्षण कार्य करना बंद कर देता है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। अब आगे वाला पार्ट है ध्वनि। कौन सा पार्ट है? चैप्टर 10। कौन सा? ध्वनि। जब आप किसी आवाज को सुनते हो तो किस प्रकार सुनाई देती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप आवाज लगाते हो तो गति किस प्रकार चलती है, जो भी चैप्टर है कौन सा? 10वां चैप्टर 10। कौन सा? ध्वनि। तो बात कर लेते हैं ध्वनि। कोई भी व्यक्ति यानी चाहे किसी भी प्रकार की आवाज सुन रहा है तो वह क्या है? ध्वनि। किसी भी प्रकार की आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि। अब ये ध्वनि दो प्रकार से ली जाती है। अगर कर्णप्रिय ध्वनि हो तो उसे संगीत कहते हैं, और कर्ण अप्रिय ध्वनि होती है तो उसे क्या कहते हैं? शोर कह देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं दंपी, यानी ध्वनि को हम लेते किससे हैं कि कोई वस्तु कंपन करती है, अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करती है तो उसे क्या कहते हैं? यानी ध्वनि उत्पन्न करेगी। जैसे विद्यालय की घंटी किसी वस्तु की माध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन गति कहते हैं। फिर दूसरा क्या है? मानव में ध्वनि वाक्यंतर या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। वाक्यंतर या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि इनके बीच में वायु के निकलने के लिए संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। यानी हमारे मनुष्य में कंठ द्वारा उत्पन्न होती है तो इसके दोनों तरफ वाक तंतु होते हैं। जब फेफड़े बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं वायु को तो वाक तंतु कंपित होते हैं। कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु को तने हुए या और पतले होते हैं तब वाक ध्वनियों का प्रकार या इसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले या और मोटे होते हैं, अब उसके बाद हम देखेंगे ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। अरे किसी न किसी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, तीन माध्यम होते हैं, ठोस, तरल, गैस। तो किसी न किसी माध्यम या सघन या विरल किसी न किसी माध्यम का होना अवश्य है, तभी ध्वनि है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। चाहे विरल माध्यम वायु ले लो, चाहे सघन माध्यम तरल ले लो, कुछ भी लो। इसके लिए आप दो क्रियाकलाप कर सकते हो अगर ना माना तो। किसी पॉलीथीन से हवा अपने मुंह में खींचकर उसमें अगर सेल फोन रखकर उस पर कॉल करने का प्रयास करोगे तो आपको रिंगटोन नहीं सुनाई देगी। किस स्थिति में? जब वायु पूरी बाहर खींच ली जाती है। अगर मान लो पूरी वायु नहीं खींच पाते हो तो थोड़ी बहुत रिंगटोन आपको सुनाई देगी। अब दूसरी बात कि जब आप पानी में किसी मोबाइल को या वाटरप्रूफ मोबाइल को रखते हो और उस पर रिंगटोन करते हो तो आपको मंद ध्वनि सुनाई देती है। इसका मतलब विरल माध्यम में ध्वनि का संचरण अधिक होता है, या वायु चाहिए, निर्वात में ध्वनि का संचरण होता ही नहीं है।
उसके बाद आगे देखते हैं निर्वात, जहां पर वायु या हवा नहीं हो, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती या नहीं सुनाई देती है। फिर उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, हमारे ध्वनि को अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। हम किसके द्वारा ध्वनि सुनते हैं? कानों के द्वारा। कान के बाहरी भाग कीप की या फनल जैसी आकृति होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो ये एक नलिका से गुजरती है, जिसके एक सिरे पर एक पतली तनी झिल्ली होती है, कर्णपटे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्णपटे। अब मान लो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि का संचरण कंपनों के माध्यम से होता, तो नहीं सर हम नहीं मानेंगे। तो आपको क्या, दो डिस्पोजल कप लेना है, दोनों को एक किसी धागे द्वारा, तनित धागे द्वारा बांध देना। एक लड़के के मुंह पर उस टीप को उल्टा लटका देना है या फिर दूसरे के कान पर। तो फिर क्या होगा, जब वो मुंह वाला कोई ना कोई आवाज उत्पन्न करेगा तो वो डोरी कंपित होगी और दूसरे को ध्वनि सुनाई देगी। आपने बचपन में किया होगा। या फिर आप एक मेज पर एक लड़के को दूसरी तरफ खड़ा कर दो और उसका कान मेज पर टिका दो, दूसरे सिरे के मेज के अपने नाखून से खरोचो, वो ध्वनि मंद होते हुए भी वो आराम से सुन पाएगा। यानी किसी न किसी माध्यम में ध्वनि में कंपन उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न सुनाई देगी। फिर है कर्णपटे, एक तनित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटे को कंपित करते हैं। कर्णपटे कंपनों के अंतरकर्ण तक भेज देता है, वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। कंपन का आयाम आवर्तकाल तथा आवृत्ति। किसी वस्तु को बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत है एचजेड। एचजेड आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। किसके बराबर होगी? दोलन प्रति सेकंड के बराबर। अब आगे देखो, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तावत्व को निर्भर करती है। ध्वनि यानी यदि कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीव्र है। यदि कंपन की आवृत्ति कम होती है तो हम क्या कहते हैं? ध्वनि का तावत्व कम होगा। इसका एग्जाम्पल है, अगर आप तनित ढोल की झिल्ली द्वारा पीटते हो तो ढोल की आवाज आती है। एक आप क्या किसी विशल बजाते हो तो उसकी आवृत्ति आप देखते हो। तारत्व किसका कम है किसका अधिक है आप सभी जानते हो। अब है ध्वनि जो हमारे कान सुनते हैं वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? असर्व्य, सर्व्य एवं परासर्व्य। परासर्व्य। सर्व्य ध्वनि कब किसे कह सकते हैं? 20 हर्ट्ज से छोटी यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? असर्व्य ध्वनि। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सर्व्य ध्वनि में आती है, और इससे अधिक आवृत्ति की ध्वनि को परासर्व्य ध्वनि में ले लिया जाता है। समझ आ रहा है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ये सर्वे माध्यम है। इसमें ध्वनि जो भी उत्पन्न होगी वो हमारे कानों द्वारा सुसंचित कर ली जाएगी। फिर 20 हर्ट्ज से आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान सुन सकते हैं। फिर आगे वायु में अवांछित गैसों यानी अब शोर और संगीत की बात कर ले तो प्रिय ध्वनि संगीत कहलाती है, अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है। शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है और संगीत से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि सुस्वर ध्वनि होती है जो कि हमारे कानों को प्रिय लगती है। फिर है ध्वनि प्रदूषण। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसके आगे ध्वनि प्रदूषण की हानियां। अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। निद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण के उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्तियों की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय, यानी ध्वनि प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है, तो उसके लिए उपाय इंजनों, यातायातों, वाहनों तथा मशीनों, घरेलू उपकरणों के लिए शामक युक्तियां यानी साइलेंसर लगाना जरूरी है। आपने देखा होगा गाड़ियों में भी साइलेंसर होता है, उससे क्या ध्वनि कम होती है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले यानी स्वचालित वाहनों के हॉर्न का कम उपयोग करना। टेलीविजन तथा संगीत इकाइयों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए, इससे हम ध्वनि प्रदूषण कम किया जा सकता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लो। ध्वनि कंपन उत्पन्न करती है, वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है, यानी ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा उत्पन्न ध्वनि करते हैं, यानी मानव वाक तंतु के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है, यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। कर्णपटे ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं, ये इनके संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं या सुनना कहते हैं। प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को कंपन की आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक होगा और ध्वनि तीक्ष्ण होती है। एपीरिय ध्वनि शोर कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण न्यूनतम करने का प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब आगे वाला पार्ट है। आगे वाला पार्ट कौन सा है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। पार्ट है 11वां, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो सभी को पता है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन से। और कंपन किसी वस्तु का माध्य स्थिति से इधर उधर आगे पीछे होने वाली गति को कंपन गति या दोलन कहते हैं। कंपन के चैप्टर है 11वां, चैप्टर 11, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक। देखो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे विद्युत के हीनचालक या कुचालक होते हैं। फिर एलईडी आता है। एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। फिर आप परिपथ जानते ही हो। क्या द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं? तो सभी द्रव्य विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन अधिकांशतः करते हैं। आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि टूटी का जल या लवणीय जल विद्युत का सुचालक होता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप पर गर्म होकर दीप्त होने लगता है। फिर आगे बात कर लेते हैं। जब हम आसु जल में नमक घोलते हैं तो नमक का घोल हो जाता है और ये विद्युत का अच्छा चालक होता है, जबकि आसु जल विद्युत का कुचालक या ही चालक होता है। फिर वह शुद्ध नहीं होता, अनेक लवण घुले हो सकते हैं, यानी टूटी का जल की बात कर रहा है। अब फिर है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसमें क्या करना है? आपको परिपथ तैयार करना है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देना है। इलेक्ट्रोड नहीं हो तो कार्बन की छड़ें और जल के अंदर इनको विद्युत धारा से कनेक्ट कर देना है। फिर क्या होगा? फिर ये गैसों के बुलबुले निकलते हैं। एनोड से या एक कार्बन की छड़ से तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और दूसरी से ऑक्सीजन गैस निकलेगी, यानी जल का विद्युत अपघटन करना है आपको। फिर उसके बाद विद्युत लेपन। विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत द्वारा किसी वस्तु पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। कहां कहां आप कर सकते हो? अनेक वस्तुओं पर, जैसे कार के कुछ भागों पर, स्नानघर की टोटी पर, गैस बर्नर पर, साइकिल का हैंडल, पहिए की रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, ये संसारित नहीं होता, ये खरोंचों का प्रतिरोधक है या प्रतिरोध करता है, तथापि क्रोमियम महंगा होता है। और सभी यानी किसी भी वस्तु को पूरा क्रोमियम से बनाना आर्थिक रूप से व्यवहार में नहीं होता है, इसीलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और उसके बाद उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित कर दी जाती है। आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं का चांदी या सोने का विद्युत लेपन करते हैं, सस्ती धातुओं पर सोने का लेपन करके बेचते हैं। फिर खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, इसी प्रकार खाद्य पदार्थों के संपर्क में नहीं आता और उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं। फिर आगे देखो, संक्षारण तथा जंग लगने से बचाव के लिए लोहे पर जंग की परत निक्षेपित की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादा महत्व वाला पार्ट मुझे लगा नहीं, यानी ज्यादा सीखने लायक नहीं है। उसमें परिपथ आरेख वो भी है, वो आपने 6वीं 7वीं में पढ़े होंगे। कुछ द्रव्य विद्युत के सुचालक होते हैं, कुछ हीन चालक होते हैं। कुछ विद्युत धारा चालन के लिए हम किन किन द्रवों का उपयोग किया जाता है या किन किन द्रवों में विद्युत धारा का चालन होता है? द्रवों में कौन कौन से में? पहला अम्ल, क्षार और लवणों में। फिर किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत द्वारा या विद्युत धारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। चलो ये पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके आगे वाला पार्ट है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं में 2 परिघटनाएं होती है। 12वां पार्ट है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। प्राकृतिक परिघटनाएं तो 2 परिघटनाएं पढ़ते हैं। पहली कौन सी होगी?
तड़ित झंझा, दूसरी भूकंप। इन्हीं के बारे में ये क्यों आते हैं, क्यों बनते हैं, क्यों ऐसा होता है, इसको कम कैसे किया जा सकता है, इससे नुकसान कौन सा होगा, फायदा, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आगे देखना, पहले तड़ित पर बात कर लेते हैं। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होगी। फिर चिंगारियों के लिए विषय में यूनानी क्या जानते थे? 600 ईस्वी पूर्व पहले प्राचीन यूनानी जब ये देखते थे तब एक एम्बर को फर्श से रगड़ते थे तथा ये बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता था। आपने स्केल को सर में या खुले सूखे बालों में रगड़ कर देखा होगा कि उसमें भी क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, और आवेश के कारण छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। आपने सर्दियों में पॉलिस्टर या नायलॉन के वो देखे होंगे वस्त्र, जिनको आप उतारते हो तो चट चट की ध्वनि या फिर आपके रूह खड़े हो जाते हैं, उसमें भी क्या आवेश आ जाता है, रगड़ द्वारा आवेशन। अब इसमें पहली हेडिंग आती है रगड़ने से आवेश उत्पन्न करता है। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो उसमें कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों में रगड़ते हैं तो वह भी आवेश ले लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तु कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया, पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आवेशों के प्रकार तथा अनन्य क्रिया। जब दो गुब्बारों को आपस में रगड़कर आवेशित कर दिया जाता है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब एक आवेशित गुब्बारे को दूसरे अनावेशित गुब्बारे के पास ले जाने पर ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब इसके बाद आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। ये अन्य प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए प्लास्टिक की एस्ट्रा के निकट लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर आवेशों का स्थानांतर, एक जगह से दूसरी जगह आवेश किस प्रकार गमन करते हैं। तो एक विद्युतदर्शी बनानी। विद्युतदर्शी में एक धातु का यानी कार्डबोर्ड के गत्ते से एक छेद करते हुए दो पन्नियां एक विद्युत धातु के तार पर अंतिम सिरे पर लगा देनी है। फिर उसको क्या, एक रिपिल को प्लास्टिक से रगड़ना है और उसमें आवेश आ जाता है। उसको उस धातु के तार के एक सिरे पर टच करने पर दोनों एल्यूमिनियम की पन्नी है वो प्रतिकर्षित करेगी, जबकि हाथ से छूने पर वापस एक दूसरे के पूर्व अवस्था में आ जाती है यानी नजदीक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? हाथ से छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर से होता हुआ भू संपर्कित हो जाता है, और रगड़कर पहले वाली कंडीशन में प्रतिकर्षित क्यों करेगी? जब आवेश समान आवेश दोनों पन्नियों पर एक साथ आ जाता है तो इसकी वजह से। फिर आगे हैं, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी तक भेजने की प्रक्रिया भू संपर्कण कहलाती है। फिर तड़ित की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। गरज वाले तूफानों को बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है और जल की बूंदें नीचे की ओर आती है, और फिर क्या होता है, इस प्रबल गतियों के कारण आवेश का पृथक्करण हो जाता है। इस प्रकार द्वारा यानी अभिपूर्ण नहीं हो सकता है। किनारों पर यानी बादलों के किनारों पर धनावेश एकत्रित हो जाता है तथा ऋणावेश बादलों के नीचे सिरे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेश का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युतहीन चालक होती है आवेश के प्रवाह को रोक नहीं पाती है। ऋण तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली धाराएं उत्पन्न होती है या ध्वनि उत्पन्न होती है। तो तड़ित के रंग देख सुनने को मिल सकते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। फिर तड़ित से सुरक्षा। तड़ित एवं झंझा के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं है। गरज सुनने या सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने या तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्ज या गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। सुरक्षित स्थान का पता लगाना। यदि आप किसी कार या बस द्वारा यात्रा कर रहे हो तो खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, और बाहर में हो तो जो भी है वृक्षों के नीचे शरण लीजिए। जो भी है आपने पढ़ लेना, आपको सिमट कर बैठ जाना है, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना है, जो भी है। अब दूसरा है तड़ित चालक। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग वाहनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। यानी तड़ित चालक आपने देखा होगा, जो भी आधुनिक मकान या भवन बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, उसमें भूमि से होते हुए दीवार में एक धातु की छड़ डाल दी जाती है जिसका एक सिरा तो जमीन में दबा हुआ होता है, दूसरा सिरा बिल्कुल वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। अगर मान लो तड़ित की या तड़ित झंझा की स्थिति होती है तो आवेश उस धातु से होता हुआ भू संपर्कित हो जाएगा और वहां पर कोई खतरा नहीं रहेगा। अब आती है दूसरी कंडीशन, कौन सी? भूकंप की बात। किसकी बात कर लेते हैं? भूकंप की। ये एक ऐसी परिघटना, कौन? भूकंप, जिसकी पहले भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी।
और 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था, जिससे गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। फिर इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो भूकंप कम करने के लिए क्या करते हैं? देखो, पृथ्वी भूकंप द्वारा या पृथ्वी की जो भी सतह होती है उसमें रगड़ के कारण भूकंप आता है। पृथ्वी की आंतरिक सतह पर क्या होती है? प्लेटें होती है, वो प्लेटें आपस में रगड़ खाती है, तब भूकंप आता है। भूपर्पट्टी की भीतरी गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है भूकंप। हर समय सब जगह आते रहते हैं। फिर विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंप से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर एक तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। भूकंप का क्या कारण है? पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्खलन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। फिर आगे पृथ्वी के ये परत एक खंड में नहीं होती है, ये टुकड़ों को विभाजित करती है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब एक दूसरे से रगड़ खाती है तो टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ये विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। भूकंप आने के कारण पृथ्वी भूस्खलन या ज्वालामुखी फटने तथा किसी उल्के पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिक के विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु विभिन्न भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। प्लेटें गतियों के कारण उत्पन्न होती है। जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, यहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक तथा दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान का सिंधु गंगा के मैदान, दक्षिणी भारत के कुछ भाग भी खतरे का क्षेत्र में आते हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाना लगभग 7 से अधिक होता है। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंग उत्पन्न करती है, जिसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। फिर है भूकंप से बचाव। वही तड़ित की तरह, जब आप घर से अंदर हो या घर के बाहर हो तो आप पढ़ लेना। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के, धन और ऋण। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित, विजातीय आवेश आकर्षित। रगड़ द्वारा उत्पन्न किसी विद्युत को स्थिर आवेश कहते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो वह विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भूसंपर्करण कहता है। बादलों तथा पृथ्वी अथवा किसी बादल के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। आगे वाला पार्ट, लास्ट एंड फाइनल पार्ट, प्रकाश। तो किस प्रकार है? चैप्टर 13 प्रकाश। समझ आ रहा है? ज्ञानेंद्रियों से दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। सभी सारे ज्ञानेंद्रियों में दृष्टि वो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। और उसी की वजह से हम क्या देख सकते हैं? किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश सीधा गमन करता है। प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रकाश से आने वाली किरणें या प्रकाश सूर्य से आने वाली किरणों के रूप में दिखाई देता है। फिर है कि वस्तुओं को दृश्य कैसे बनाती है। प्रकाश है वो वस्तुओं को दृश्य कैसे बनाता है। तो इसके लिए सुनो आप एक स्टेटमेंट। जब कोई प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश किसी वस्तु पर गिरेगा तो वहां से परावर्तित होकर मनुष्य या व्यक्ति की आंखों पर गिरेगा तो वो वस्तु उसे दिखाई देगी। फिर है परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के नियम या परावर्तन पहले समझ लो आप किस प्रकार की परिघटना है जो भी है। परावर्तन 2 सतह या परावर्तक सतहों द्वारा हो सकता है। कौन सा? एक तो होती है समतल सतह, दूसरी होती है असमतल सतह। समतल सतह द्वारा परावर्तन किस प्रकार होता है, असमतल सतह द्वारा परावर्तन किस प्रकार होता है, देख लेना आप। इंपॉर्टेंट है, एक ही चित्र में यानी आपको सारा सब कुछ समझा दिया जाएगा। पहला तो देखना प्रकाश का परावर्तन। क्या देखोगे? प्रकाश का परावर्तन देखना। देखें
ये क्या है? समतल परावर्तक सतह। ये क्या है? समतल परावर्तक सतह। समझ में आया? तो ये मान लो यहाँ पर कोई सूर्य है या कोई वो है प्रकाश स्रोत, तो वहां से आने वाली किरणें, ये क्या है? आने वाली किरणें, इनको आपतित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? आपतित किरण। आपतित किरण। फिर ये समतल सतह द्वारा जिस सतह द्वारा टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। और वापस लौटने वाली किरणों को क्या कहा जाएगा? इन किरणों को क्या कहा जाएगा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या कहा जाएगा? परावर्तित किरण। और अब इसमें क्या होता है, यहां पर अगर एक अभिलंब डाले, अभिलंब क्या होता है? परावर्तक सतह से 90 का जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। यहां पर आने वाली आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण आई होगा, जो कि परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। परावर्तन कोण कहां बनेगा? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना परावर्तन का पहला। दूसरी बात कर ली जाए तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर, ये परावर्तन के दो नियम है। ये तो था समतल सतह द्वारा परावर्तन, जिसे नियमित परावर्तन या सतत परावर्तन भी कहा जा सकता है। नियमित या सतत परावर्तन, नियमित परावर्तन या सतत। दूसरा असमतल सतह द्वारा परावर्तन। तो असमतल सतह द्वारा परावर्तन किस प्रकार होगा? जो भी होगा आप देख लेना। कुछ ऐसा यानी विसरित परावर्तन होगा। ये समतल असमतल सतह क्या है? असमतल सतह। और ये परावर्तन किस प्रकार का होगा? विसरित परावर्तन। क्या होगा? विसरित परावर्तन। लेकिन परावर्तन के दोनों नियम चाहे समतल सतह हो चाहे असमतल सतह हो वहां पर लागू होंगे। अब आप किताब के अकॉर्डिंग देखें। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली किरणों परावर्तित किरण कहलाती है। फिर किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। फिर उसके बाद उस दर्पण से 90 का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। ये रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। फिर आने वाली किरणें आपतित किरणें, अभिलंब के बीच जो आपतन कोण बनेगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। फिर इसके आगे चलते हैं तो नियमित और विसरित परावर्तन आता है। किसे कहते हैं? कि किसी जब सभी समांतर किरणें किसी कुरदरे या नियमित पृष्ठ से परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है। समांतर किरणें जब असमांतर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन या बिखरा हुआ टूटा हुआ परावर्तन। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होकर जाने वाले परावर्तन से नियमित परावर्तन होता है। ये नियमित परावर्तन प्रतिबिंब बनाते हैं। किसी सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। उदाहरण के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित प्रकाश कहते हैं। चंद्रमा देखते हैं, जो पिंड दूसरी वस्तु के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। कुछ अन्य पिंड है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। यानी जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त, और जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें अदीप्त या प्रदीप्त पिंड कहते हैं। पारदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों, बंकरों में भी किया जा सकता है। फिर है बहुप्रतिबिंब। बहुप्रतिबिंब का मतलब होता है एक से अधिक प्रतिबिंब। जब आप किसी नाई की या दुकान में जाते हो तो बाल कटवाने के लिए, तो वो पीछे के बाल दिखाने के लिए पीछे भी एक दर्पण लगाता है, फिर उसका प्रतिबिंब आगे वाले में, यानी 2-3 बार परावर्तन कर सकते हो या प्रतिबिंब बढ़ा सकते हो। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने या धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी या कलाइडोस्कोप में भांति भांति आकर्षण पैटर्न बनाने के लिए किया जा सकता है। अब आगे सूर्य से आने वाला प्रकाश। क्या हमेशा सूर्य से श्वेत प्रकाश आता है? तो सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है तथा सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार, यानी उससे पहले एक परिभाषा है। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। और 7 रंग कौन से होते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, लाल, हरा। जो भी बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होगा, लाल रंग का सबसे कम होगा। अब है नेत्र की संरचना।
हमारे नेत्र की संरचना लगभग गोलाकार होती है, जिसके नेत्र के बाहरी आवरण सफेद होता है जो कठोर होता है, ताकि वे नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या श्वसमंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे हमारे गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं, जिसे परितारिका कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परावर्तित या परितारिका से नियंत्रित किया जा सकता है। परितारिका नियंत्रण या परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसको स्पष्ट रंग प्रदान करता है। किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की बात कर रहे हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की आंखों के पीछे यानी लेंस प्रकाश की आंखों के पीछे एक परत पर फोकसित होता है, जिसे परत को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिका दो प्रकार की होती है, शंकु और शालकाएं। जो तीव्र प्रकाश को सुग्राही होती है उसे शंकु कहते हैं, जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है उन्हें शालकाएं कहते हैं। दृक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अधबिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या अधबिंदु कहते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, लगभग 1/16 सेकंड में बना रहता है। अगर मान लो कोई आप तस्वीर देख रहे हो कंटिन्यू और उस तस्वीर को हटा ली जाए तो आप 1/16 भाग तक उसका प्रतिबिंब आपके दिमाग में रहेगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है, वह आयु के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। फिर निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं। तो निकटदर्शी दोष हुआ है, उसके निवारण के लिए उत्तल दर्पण का या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा दूरदृष्टि दोष, उसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है और पास की नहीं दिखाई देती स्पष्ट रूप से, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर होता है अगर मान लो दोनों ही निकट की और दूर की दोनों ही धुंधली दिखाई देती है, इसका मतलब आपका लेंस है वो खराब हो चुका है और इसे मोतियाबिंद भी या जरा दृष्टि दोष भी कह सकते हैं। इसके लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब मानव नेत्र की देखभाल किस प्रकार है। यदि परामर्श दिया जाता है कि उचित चश्मे का उपयोग कीजिए, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश में नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है। सूर्य तथा किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए, अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। फिर पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के रोग के या अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। सबसे अधिक सामान्य रोग है रतौंधी। फिर उसके आगे बात कर लेते हैं किसकी, ब्रेल पद्धति क्या है। चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है, ब्रेल है। तो यहाँ पर आपका पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं और यही क्लास 8 को विराम देते हैं। फिर हम पढ़ेंगे 12th क्लास फिजिक्स पहला चैप्टर। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित हो सकता है। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश किए हुए या नियमित परावर्तन पर आपतित होता है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। विस्तृत या अनियमित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। नियम परावर्तन के दो नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु अभिलंब परावर्तन बिंदु एक ही तल पर होते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंबों द्वारा बन सकते हैं। बहुलित परावर्तन के कारण कैलेडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होना विक्षेपण कहलाता है। नेत्र के लिए महत्वपूर्ण भाग कॉर्निया, श्वसमंडल, आइरिस, पुतली, लेंस, रेटिना, दृक तंत्रिकाएं हैं। सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ब्रेल पद्धति का उपयोग उसके चक्षु विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ या लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।